वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो यार। गले लग जाओ यार, आ जाओ। मतलब कहाँ हो? मिठाई खा रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? दोस्तों के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, पूजा में व्यस्त हो, क्या कर रहे हो? बताओ ना, कमेंट करके बताओ। क्योंकि मंडे के दिन आप लोग सोच रहे होगे कि आज तो वेब3 की दुनिया का शो आएगा ही नहीं, लेकिन नहीं यार, आज का शो तो स्पेशल है। आज का शो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के दिन तो हमारा बनता है ना कि आप हमें देखो, हम आपको देखें, ठीक है? काश कि वो एक दिन आएगा जब मेटावर्स के अंदर प्रोबेबली हम एक दूसरे को गले मिल सकेंगे। आप लोगों के स्नेह और आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। दिवाली एक ऐसा मौका होता है जिसमें पूरा का पूरा परिवार एक साथ होता है, दोस्त यार सब एक साथ होते हैं। और कभी कभार वो जो नाराज रिश्तेदार, नाराज दोस्त, जिसको वो नाराज पड़ोसी, दिवाली के त्योहार पे एटलीस्ट ऐसा होता है, कई बारी हमने देखा है कि जो मन मुटाव होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। लोग आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को एंजॉय करते हैं साथ में। सो मैं यही चाहूंगा कि दिवाली आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए और आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग खुश रहें, और जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर किसी ऑल्ट कॉइन की या पर्टिकुलर किसी क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी जिंदगी में ऐसे कूट-कूट के भर जाए कि आप कभी भी कोई गलत स्टेप ना उठा पाओ। वेलकम वन्स अगेन प्रणव, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एज़ वेल। आई एम श्योर कि तुमने पटाखे अभी तक नहीं खरीदे होंगे क्योंकि तुम डिस्काउंट पे ही खरीदते हो। तुम वही बस स्टैंड के पास जो ग्राउंड है वहाँ जाओगे, और जब 9 बज जाएँगे, जब सारे जितने भी पटाखे हैं वो बिक जाएँगे, लास्ट में तुम वो 70% डिस्काउंट पे अनार और चकरी लेके आओगे। वेलकम। वेलकम एवरीबॉडी। अनार और चक्री फोड़ने का तो अभी टाइम ही नहीं है। सब कुछ रिकॉर्ड वेब3 में हो रहा है, तो अभी उसका टाइम नहीं है। बट हाउएवर, लाइक आई विश एवरीबॉडी अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। आई होप इट गोज एज प्रॉस्परस एज यू कैन। हमेशा फेस्टिवल्स को आप एक मेरा हमेशा ये मानना है कि दुनिया में बहुत कम मोमेंट्स हैं जिनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। या तो हर मोमेंट को सेलिब्रेट करो, या तो कोई भी मोमेंट को सेलिब्रेट मत करो। पर कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको आपकी फैमिली के साथ बैठ के रियलाइज करके खुशी मनानी चाहिए, कैसा भी आपका स्टेट ऑफ माइंड हो। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी टू सेलिब्रेट दिवाली, क्योंकि आपस में सब लोग अगर खुश रहोगे, आप हैप्पी फेसेस देखोगे, भगवान की पूजा अर्चना करोगे, आज के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो यू विल रियली लव इट एंड लाइक इट। सो हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। आई होप यू आर हैविंग फन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी बढ़ रही है। इसलिए हमने मंडे को, डिस्पाइट दिवाली, ये वाला शो किया। रिकॉर्ड कर रहे हैं हम डेफिनेटली, बट वी आर डूइंग इट सो दैट एवरीबॉडी हैज दिस गिफ्ट ऑफ दिवाली फ्रॉम रप्ती की दुनिया। या एब्सोल्युटली। तो आज के शो में क्या कवर कर रहे हैं प्रणव हम? आज क्या स्पेशल है ऐसा? सबसे पहले तो हमारे स्पॉन्सर जो हैं आइनरी ब्लॉकचेन, उन्होंने कितना ओह! कितना बड़ा काम किया उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कि ये एक एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है, एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट आई है। उन्होंने वेब3 के बारे में क्या बोला है, जो कि गवर्नमेंट बेस्ड रिपोर्ट है। उन्होंने वेब3 और डेव्स के बारे में क्या बोला है, उसको लेके डिस्कस करेंगे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्टोस ब्लॉकचेन को लेके, कि उनका एक एयर ड्रॉप आया था, उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या हो सकता है एप्टॉस के साथ अब, जो कि एक सोलाना किलर बनने जा रहा था। तो हुँ, उसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वील कम टुवर्ड्स एसबीएफ। एसबीएफ ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया डीफाई को लेके, और एक आदमी जो $40 मिलियन देता है कोई पर्टिकुलर इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, उसका एक से होता है यूएस गवर्नमेंट के अंदर। और अगर उसका एक डीफाई को के रेगुलेशन के प्रति कुछ कुछ झुकाव है, तो गवर्नमेंट का भी उस तरफ झुकाव हो सकता है। तो डीफाई के रेगुलेशन को लेके एसबीएफ का क्या कहना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस डिस्कस काशिश फेवरेट टॉपिक, विच इज इथीरियम, इथीरियम सेंसेशन। हो गया क्या? या नहीं, सेंसरशिप। नहीं नहीं, अभी अभी वी आर फाइटिंग, वी आर स्टैंडिंग मुझे स्ट्रांग। तो संदीप नैनवाल की बात याद आती है कि मैंने पूछा, तुम भी तो थे, तो हमने ये पूछा था कि सर अगर प्रूफ ऑफ स्टेक में कुछ गड़बड़ हुई या कुछ अच्छा नहीं लगा तो संदीप बोला प्रूफ ऑफ वर्क पे चले जाएंगे वापस। इतनी टेंशन क्या है? एनीवेज लेट्स बिगिन यार। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आइनरी का, अगर इफ यू कैन ओपन दी ट्विटर,
तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने आइनरी को आपने देखा होगा कि वेब 3 की दुनिया जो शो है, वो बहुत ही लिमिटेड स्पॉन्सर्स और बहुत ही लिमिटेड को-स्पॉन्सर्स होते हैं। आपको मैं सच बताऊँ, वेब 3 की दुनिया का शो इतना पॉपुलर हो चुका है, हम लोग 81 एपिसोड्स कवर कर चुके हैं। 81 एपिसोड्स का मतलब पता है कितना है? क्लोज टू 80 83 घंटे, 83 घंटे का वेब 3 का कंटेंट शायद इंडिया क्या मैं इंटरनेशनल लेवल पे ये दावा कर सकता हूँ, आपको 83 घंटे का कंटेंट नहीं मिलेगा, ऐसी प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलेगी। और इसको दुनिया में भी लोग देख रहे हैं, तो हमें स्पॉन्सरशिप के लिए एवरेज 2 दिन या 3 दिन में 1 मेल आती है। और लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ऑन बोर्ड होते हैं लोग, वो हार्डली 1, 2 या मैक्सिमम 3, बहुत ही हम लोग पर्टिकुलर रहते हैं। अब कई लोगों ने जब हमने आइनरी को किया था, तो लोगों ने ये सोचा कि ये आइनरी कौन है? क्या है? कैसे? तो मैं आपको बताऊँ तो आइनरी की टीम से जब हम डॉक्टर नवीन सिंह से मिले थे और उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी और उनकी जो विज़न और कमिटमेंट को मैंने सुना था, तो मैंने कहा यार अगर ये सच हो गया और जो ये कमिटमेंट्स कर रहे हैं या जो चीज़ ये कह रहे हैं और जो चीज़ ये बता रहे हैं, अगर ये हो गई तो क्या होगा? एंड यू नो व्हाट अ, उनकी विज़न को देख के ये लग रहा था कि ही इज़ ट्राइंग टू मेक द इकोसिस्टम कन्विंस अबाउट द यूटिलिटी ऑफ ओपन ब्लॉकचेन्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट। उसी चीज़ को देखते हुए पहला कदम जो इन्होंने उठाया, आप ये देखो कि बेल जो कि हमारी 9 रत्न बेसिकली पहले 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी। अब जो है वो टोटल 14 जो है वो 9 रत्न कैटेगरी के अंदर जो 14 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयूज़ हैं वो आते हैं। 9 रत्न कंपनीज़ का मतलब क्या होता है? 9 रत्न जो कंपनीज़ हैं वो जिस कैटेगरी में फॉल होती हैं वो हमारे भारतवर्ष की शान है, ये कंपनीज़। ये इतनी बड़ी एंटिटीज़ हैं कि आप सोचो कि इनका इतना बड़ा योगदान है हमारी चाहे जीडीपी में या हमारा जो दुनिया भर में जो पहचान है, जो वर्चस्व है, जो हमारी डोमिनेंट पोजीशन को क्रिएट करती हैं, वो ये कंपनीज़ क्रिएट करती हैं। उसमें से भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेल भी एक नवरत्न है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नवरत्न बेसिकली वो कंपनीज़ होती हैं जो 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के। आप सोचो कि उनके पास ये पावर होती है कि वो 1000 करोड़ अपने डिसीजन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को उनको एंड विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इतनी बड़ी इनके रेवेन्यूज़ होते हैं। कहते हैं कि जब कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी कंपनी से एग्रीमेंट साइन कर ले या एमओयू साइन कर ले, तो उस कंपनी के ऑटोमैटिकली जो क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश हो जाती है। आप सोचो कि बेल जो है इसके आधे से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफेंस कैटेगरी में है। डिफेंस सेक्टर में। तो ये स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बेल। आप ये सोचो कि जो वोटिंग मशीन्स हैं, जिस पे आप बटन दबाते हो, वो भी पावर्ड बाय बेल होती है। आप ये सोचो जो ट्रैफिक लाइट में जो सिग्नल्स होते हैं, जो आप रेड लाइट, येलो लाइट आपको लगता होगा कि बहुत ये जो सिस्टम डिजाइन करता है, ये भी बेल करता है। जो रडार्स हैं, जो डिफेंस के मैकेनिज्म है, उनको भी बेल डिजाइन करता है और बेल एमओयू बहुत रेयर करता है किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ और बहुत देख के करता है और उसने आइनरी ब्लॉकचेन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ इसलिए है 2 वजहों से। एक कि आइनरी के लिए ओवरऑल क्योंकि आइनरी एज़ अ कंपनी एज़ अ प्रोजेक्ट के लिए और दूसरा पब्लिक ब्लॉकचेन को पहली बार एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने इंडिया के अंदर एमओयू साइन किया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एमओयू साइन कर रही है एक ओपन ब्लॉकचेन पे क्योंकि आइनरी एक L1 ब्लॉकचेन है जो लेके आ रहे हैं और ये डिसेंट्रलाइज्ड जो डेटाबेसेस हैं उनको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। आई थिंक दिस न्यूज़ नीड टू बी सेलिब्रेटेड बिकॉज़ डॉक्टर नवीन सिंह being an Indian origin, though he is based out of Switzerland and it's a global company, but it gives me thrills कि ultimately एक आदमी है जो who is trying to convince the ecosystem about the utility of public blockchain. So ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्यों प्रणव? बिल्कुल, आई वुड से दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज़ मेनस्ट्रीम अडॉप्शन ऑफ वेब 3 हुँ, हैपनिंग इन इंडिया। बहुत सारे लोग इनिशियली टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ एसेट क्लास को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हुँ,
बट धीरे-धीरे जाके जब टेक्नोलॉजी बहुत अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है, तब उसका यूज़ केस उनको समझ आता है एंड देन दे स्टार्ट लाइक सपोर्टिंग इट। एग्जाम्पल की तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो जो इंटरनेट था जब इनिशियली आया था तो ये बोला जाता था बाय द साउथ ईस्टर्न कंट्रीज दैट इज पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश ये सब कि ये एक ऐसी चीज है जो लोगों की जॉब्स लेगा इसीलिए इसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए इससे दूर भागो कंप्यूटर से दूर भागो बट जब वो कंप्यूटर्स बहुत मतलब एमओयू साइन हुए कुछ पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर्स में यूज होने लग गए बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में यूज होने लग गए then we understood the use case of it and then eventually we adopted it similarly web3 को अगर आप देखो तो उसके ऊपर कास्ट सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं उसके ऊपर एफआईआर बन रही है उसके ऊपर लाइक आइनरी ब्लॉकचेन के बेल लैब के साथ एक एमओयू साइन कर रहा है जो आगे जाके काम करेंगे बाय द वे ये सब सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं है इनके टोकन्स भी हैं एफआईआर वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका मैटिक टोकन है ठीक है आइनरी ब्लॉकचेन का भी आईएनआर टोकन है तो ये टेक्नोलॉजीज जो है जिनके टोकन भी हैं वो अगर गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को समझ आने लग जाएगा कि वेब थ्री की एडॉप्शन और वेब थ्री की एज ए टेक्नोलॉजी कितना यूजफुल है और उसमें जो टोकन बेरिंग एसेट क्लास है टोकन बेरिंग टेक्नोलॉजी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर द होल इकोसिस्टम एंड इवेंचुअली दे विल गो टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग इट तो बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि ऐसी खबरों से ही इवेंचुअली मास अडॉप्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे एंड आई वुड से दिस इज अ ग्रेट स्टेप फॉर द होल इंडियन कम्युनिटी इन वेब थ्री एक और इसी को लेके लाइक इंडिया इन वेब थ्री को लेके एक और रिपोर्ट थी जिसके बारे में काशिफ और डिटेल में बताएंगे काशिफ या यार मैं इसको इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि नैसकॉम की रिपोर्ट नैसकॉम की जो रिपोर्ट है, आप ये समझो कि जो गवर्नमेंट होती है, वो कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि पब्लिकली हेल्ड या गवर्नमेंट की एजेंसीज नहीं होती, प्राइवेटली हेल्ड एजेंसीज होती हैं। और उनमें से नास्कॉम एक ऐसी है, एक पॉलिसी ड्रिवन एक एंटिटी है जिसके बगैर, जिसकी रिसर्च के बगैर जनरली गवर्नमेंट्स कदम नहीं उठाती। गवर्नमेंट्स जब भी कोई पॉलिसी बनाती हैं तो वो इन कंसल्टेशन विद जो इंडस्ट्री की जो बॉडीज होती हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं, उनके साथ मिलके बनाती हैं वो रिपोर्ट्स। ये कोई संयोग की बात नहीं है और या ये कोइंसिडेंस नहीं कहूँगा कि नैस्कॉम ने ऐसे ही ये रिपोर्ट बना दी होगी, पहली बात। ये मेरी गट फीलिंग है। ये मेरी गट फीलिंग है। आज से पहले क्यों नहीं बनाई? आज से 2 साल बाद क्यों नहीं बनाई? अभी क्यों बनाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रिपोर्ट ऐसी इन डेप्थ रिपोर्ट है कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो ये बिटनिंग का थ्रेड है जो कि 20 तारीख को डाला गया था, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। तो आपको ये थ्रेड क्या करेगा, समरी दे देगा, क्योंकि रिपोर्ट तो 100 पेजेस से ऊपर की है। रिपोर्ट बात क्या कर रही है? रिपोर्ट बात कर रही है वेब थ्री की दुनिया हिंदुस्तान के अंदर कैसे डेवलप हो रही है। वेब थ्री की दुनिया, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो कैसे डेवलप हो रहा है, कितना बड़ा है, क्या उसका साइज है, क्या ये रिपोर्ट कह रही है। मैं ज्यादा नहीं, मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स पे अगर आपको लेके चलूं तो सबसे पहला जो अगर आप देखो, ये दूसरा दूसरा आप ये खोलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला, इंडिया का जो वेब थ्री का इकोसिस्टम का ओवरव्यू देखो, आप नंबर्स देखो, 450 स्टार्टअप वेब थ्री के अंदर। आप देखो, रेगुलेशन नहीं है इंडिया के अंदर, 450 स्टार्टअप है वेब थ्री के। उसमें से एक सेकंड पीछे चलेगा, उसमें से सोचो कि 4 यूनिकॉर्न बन चुके हैं 450 में से। 450 में से 4 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। 70% 70 प्लस एक्टिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। 160 वेब थ्री के स्टार्टअप तो सिर्फ मात्र 2021-2022 में आए हैं और 1.3 बिलियन जो है ये स्टार्टअप्स रेज कर चुके हैं। अगर आप अगली उस पे चलेंगे तो उसमें आपको स्टार्टअप्स के कुछ जो बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं, उनमें से आपको ये एक्सचेंजेस भी दिखेंगी, आपको बाइकोनॉमी, परसिस्टेंस, अर्काना, फ्रंटियर, राउटर 2019-2020 में आए। और आप देखोगे 2021-2022 में फैन क्रेज, फ्लिंट, रारियो, क्रिस्पो, चिंगारी, क्वेस्टबुक, वनरेयर, पॉलीसिंथ, लिमिनल, रश, ये यार आप समझ रहे हो? मतलब 450 प्लस स्टार्टअप, टोटल फंडिंग, अब कोर वेब थ्री टेक टैलेंट 75,000 लोग।
वेब 3 के अंदर एम्प्लॉयड है। अगर आप अगले उस पे चलें प्रणव तो अ, हाँ, ये ऊपर 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 ये अगर आप देखो तो फोकस एरिया कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है, अगर आप देखो तो बीएफएसआई में, यू नो जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें वेब 3 के स्टार्टअप्स हैं। एंटरप्राइज़ टेक में, कंज्यूमर टेक में 5%, एजुकेशन में 5% और अदर्स में 39% जिसमें पेमेंट्स आ जाती है एंड ऑल दैट, ठीक है। और अगर आप देखो कि इंडिया के अंदर वेब 3 के हब्स कहाँ पे बन रहे हैं? तो हमें लगता था कि नहीं सिर्फ बैंगलोर में बन रहे हैं। हाँ, बैंगलोर में अभी भी ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि 100% इकोसिस्टम बैंगलोर के अंदर ही बन रहा है। अगर आप देखो तो 30% बैंगलोर में है, 20% दिल्ली में है और रिमेनिंग बॉम्बे, जबकि बॉम्बे आई एम सरप्राइज्ड कि इट्स ऑन अ लोअर साइड। मुझे लगता था कि बॉम्बे दिल्ली से ज़्यादा होना चाहिए था। बट इट्स लाइक ए वेब 3 के अंदर जो इकोसिस्टम है, इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक टू बैंगलोर, इट इज ग्रोइंग एवरीवेयर। इनफैक्ट पुणे and in fact Kolkata is also emerging. Kolkata, Coimbatore and Trivandrum, so Jaipur, even Jaipur and Vadodara, and I'm sure कि इंदौर का नाम नहीं है, बट इंदौर भी महाराष्ट्र के आसपास would have grown, क्योंकि पिछले मीटअप में मैंने लोग तो बहुत देखे यार वहां पे भी। एनीवेज, तो ये इससे ये पता लग रहा है, अगर आप आगे पूरा ये थ्रेड है, एज डिस्ट्रीब्यूशन वेब 3 के स्टार्टअप्स में, एज डिस्ट्रीब्यूशन में कितने कितने साल पुराने स्टार्टअप्स हो गए, तो 2015-2017 वाले 31% हैं और जो पिछले 1-2 साल में आए हैं वो 52% स्टार्टअप्स सिर्फ पिछले साल में आए, मतलब 1-2 सालों में आए। ये अपने आप में बताता है कि रेगुलेशन ना है तब भी आप देखो, और इन्वेस्टमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है डिस्पाइट ऑल द रेगुलेटरी हर्डल्स एंड चीजें। आप देखो कि दिन प्रतिदिन, इनफैक्ट 2021 से 2022 के बीच में 44% का इंक्रीज है। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी पुलिश चीजें हैं। और सीड ये बेसिकली अलग अलग राउंड्स होते हैं, तो उसमें है। और यस, ग्लोबल वेब 3 टैलेंट डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टैलेंट पूल जो है वेब 3 का, वो इंडिया में है। एंड प्रणव आपके सामने क्लासिक एग्जांपल है कि ही इज वन ऑफ देम। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इंडिया तीस यार ये कितनी बुलिश न्यूज़ है ना यार। मतलब दिवाली के दिन ऐसा डेटा आपको मिल जाए, आप जाके चौड़े में बोल सकते हो कि भाई साहब, इंडिया डिस्पाइट ऑल द रेगुलेटरी हर्डल्स एंड ऑल दैट स्टफ, इंडिया लीड्स, इट्स ऑन टॉप 3। अगर ये रेगुलेट कर दें तो सोचो। अब तो ऊपर देखो 2%, रशिया इतना बड़ा है, यू नो और चाइना, चाइना का तो नामो निशान ही नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी बड़ी चीज है, बड़ी खबर है, राइट। चाइना इज 14%, राइट। China is 14%. सॉरी, Yeah. चाइना इज 14%, वी आर 11%। हमारे और चाइना के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं, और यूएस इज 25%, ठीक है। सो विच इज अ बुलिश न्यूज फॉर अस यार। Right. उसके बाद हम आगे चलते हैं। Right. तो ये थ्रेड आपको जरूर पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल। दीज आर द वेरियस सेक्टर्स, राइट। सो ये आप पूरा का पूरा ना थ्रेड आप पढ़ सकते हो। एंड आई एम श्योर कि यू विल हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग इन इंडिया, स्पेसिफिकली जो वेब 3 की जो दुनिया है वो इंडिया में किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए मैं आपको हमेशा से ही कहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थोड़ा वक्त लग रहा है चीजों में, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से नैस्कॉम की रिपोर्ट आई है, तो ये प्रूव होता है कि अ, हम लोग कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। आपने ये रिपोर्ट पढ़ी तो ये भी आप कमेंट करके बताइए, राइट। और मैं इसको ये कहूंगा कि ये रिपोर्ट जो है ये कोइंसिडेंस इसलिए नहीं है, क्योंकि पीछे हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है अभी G20 को प्रिजाइड करने वाली है। मतलब जो G20 के अंदर जितने भी मेंबर नेशंस हैं, वो अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग, तो हर साल उसको अलग मेंबर उसको प्रिजाइड करता है, मतलब उसको लीड करता है G20 को। और
इस साल जो 1st ऑफ दिसंबर 2022 से लेके अगले दिसंबर 2023 तक जो G20 को लीड करेगा वो इंडिया करेगा। अब जो G20 को लीड करता है जिस पर्टिकुलर साल में, तो वो उसकी मर्जी होती है कि वो कौन सा एजेंडा चाहता है कि G20 में वो प्रेजेंट करे और वो पास हो जाए, राइट? जो पूरे सब मेंबर जो हैं उस G20 के, उनके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। इंडिया ने कहीं न कहीं इंटेंशन ज़ाहिर करी है कि वो जब इसको प्रेज़िडेंसी उनके पास आएगी G20 की, तो उसके अंदर वो क्रिप्टो उनका एक फ़ोकस एरिया होगा इस साल। और क्रिप्टो को लेके वो इंडिया का ये मानना है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि अकेला इंडिया कुछ नहीं कर सकता। क्या अकेला कोई पर्टिकुलर देश ये चाहेगा कि क्रिप्टो को वो रेगुलेट कर लेगा या क्रिप्टो की ट्रांज़ैक्शंस को कंट्रोल कर लेगा या क्रिप्टो को प्रॉपर्ली यू नो डील कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट होगा, या कोऑर्डिनेटेड ही सारे देश जब एक साथ आएँगे तभी ये कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के थ्रू ही कंट्रोल हो सकता है। ये कहीं न कहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को बताया। तो इधर से G20 में फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना, ठीक है? और ये उनका स्टेटमेंट, और इससे पहले क्रिप्टो पे टैक्स लगना पहला स्टेप, दूसरा G20 के अंदर इतनी बड़ी स्टेटमेंट का आना, ठीक है? और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अ, नैस्कॉम का इस रिपोर्ट का आना। नैस्कॉम की जो ये रिपोर्ट है, ये नैस्कॉम की रिपोर्ट का कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये 3 वजहें मुझे दिखती है कि अगला जो चौथी चीज़ आएगी, वो कहीं न कहीं वी आर क्वाइट होपफुल कि रेगुलेशन पॉजिटिव तरीके से आ सकती है। इतने बड़े इकोसिस्टम को अगर गवर्नमेंट स्टडी करती है, पहली बार हम यही चाहते थे, इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आती थी। अब ये इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, तो आई एम क्वाइट होपफुल। आप इतने बड़े इकोसिस्टम को आप क्यों बैन करना चाहोगे? अगर इकोनॉमिक उसमें बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट को भी, और वो इसका एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, हाँ, इस टेक्नोलॉजी के कुछ नेशनल थ्रेट्स हो सकते हैं। बट नेशनल थ्रेट तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ड्रोन के भी थे। अगर आप देखो 8 साल पहले ड्रोन आया, 9 साल पहले, और ड्रोन ऐसा लगता था सरकार को कि ड्रोन्स जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि कोई भी ड्रोन उड़ा के और उसको कहीं भी गिरा सकता है, यू नो तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत डर लगता था। लेकिन इवेंचुअली गवर्नमेंट को रियलाइज रियलाइज हुआ कि जब उत्तराखंड के अंदर आपदा आई, बाढ़ आई, तो जब वहां ऊपर कोई सड़क नहीं थी, तो नीचे देहरादून से ड्रोन्स उड़े और रिलीफ मटेरियल लेके उड़े, और उन्होंने ऊपर ड्रोन के थ्रू रिलीफ मटेरियल को ड्रॉप किया। सडनली गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हाँ, ड्रोन के अंदर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, लेकिन ड्रोन्स के फायदे भी हैं। तो यार ये ना हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है। कभी नुकसान फील होता है शुरुआती दिनों में, और फिर उसका एक बड़ा पिक्चर देखते हैं, तो वो देश के लिए अ, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है हर टेक्नोलॉजी का। हाँ जी, प्रणव। डेफ़िनेटली। मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने इंडियन कंपनीज़ बताई हैं, वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है? हुँ, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। और ये बहुत सारी कंपनियों के साथ हुआ है बहुत पहले से, एंड दैट्स अ वेरी बिग लॉस फॉर इंडियन इकोनॉमी। मैं देखता हूँ कि सिंगापुर जब मैं अभी गया था, आप भी गए थे टोकन 2049 के लिए, तो उस देश में कुछ भी नहीं है। बस ऐसा है कि वो जो फाइनेंशियल लॉज़ हैं, जो लॉज़ लाइक इन जनरल टेक लॉज़ हैं, जो वहाँ पे हैं, वो इतने ईज़्ड आउट हैं कि कोई भी आदमी अपनी कंपनी खोल के बाहर से ऑपरेट कर सकता है और वहीं से उनकी इकोनॉमी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ थी जो लिस्टेड थी, जैसे पॉलीगॉन वगैरह सब उन्होंने लिखे हुए थे नाम जिनके, वो इंडियन ओरिजिन कंपनीज़ हैं, मतलब इंडियंस के द्वारा ऑपरेटेड है या फिर इंडिया में चालू हुई थी एलएलपीज़, या फिर उनकी एक छोटी-सी ब्रांच इंडिया के अंदर है। बट जो मेजर जो जो कंपनी रजिस्ट्रेशंस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंडिया से बाहर है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी स्टिल नीड टू लुक एट। क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से ये इंडिया वुड बी सेकंड हाईएस्ट इन इन द नंबर ऑफ कंपनीज दैट हैव कम अप इन वेब 3। यूएसए के बाद इंडिया ही होगा। अगर आप देखो जो डेवलपर फोकस है, वो सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर है फॉर लाइक ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद इंडिया है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स, जैसे अर्जेंटीना में कुछ है, एक दो अफ्रीका में, दो चार यूरोप में है।
बट मेजर जो क्यूमुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और जिसकी बात हो रही है, जहां से लोग बाहर आ रहे हैं, जहां से बड़ी चीजें बन रही हैं, वो या तो इंडियन ओरिजिन के हैं या तो यूएस ओरिजिन के हैं। तो यहाँ से ही कंपनीज क्यों नहीं उभर के आती है, समथिंग दैट वी शुड लुक इनटू एज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली विच इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ वेब3 इज दैट जब आईटी चालू हुआ था, जब सॉफ्टवेयर लिखना चालू हुआ था, तो उसका 100% डेवलपर एक्यूमुलेशन यूएसए के अंदर था। सब कुछ यूएस में बनता था, वेस्ट में बनता था, इंडिया में आके एक्सपोर्ट होता था। बट अगर आप वेब3 को देखो, वेब3 कैसे बन रहा है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा सा पार्ट है, इंडिया में भी, एशिया में भी थोड़ा सा पार्ट है, वेस्ट में भी थोड़ा सा पार्ट है, अफ्रीका में भी थोड़ा सा पार्ट है, और थोड़ा सा पार्ट लैटाम के अंदर भी है, विच मेक्स इट अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो सबकी नीड्स को केटर करेगी। तो प्रणव, ये एप्टोस का क्या सीन है? राइट, अब गॉड अपन गॉड गॉड ब्लेस एप्टोस। अभी देख के तो यही लग रहा है कि गॉड ब्लेस एप्टोस, क्योंकि एप्टोस वेंट लाइव रिसेंटली। एप्टोस इज अ, अब इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। एप्टोस ऑटम इज कमिंग, ठीक है। एप्टोस चेन ने लाइव किया था शायद 18 अक्टूबर, 4 दिन पहले एप्टोस मेन चेन वेंट लाइव। एप्टोस क्या है, सबसे पहले उसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा, और अभी इनने क्या किया है, उसके बाद कांड क्या हो गया है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो एप्टोस इज द न्यू एंड अपकमिंग लेयर 1 ब्लॉकचेन, ठीक है। ये मूव लैंग्वेज के ऊपर बनी है। मूव लैंग्वेज वो जो फेसबुक ने बनाई थी, या फिर फेसबुक के डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने मिलके बनाई थी मूव लैंग्वेज, और एक नई तरह से ब्लॉकचेन वो लॉन्च करना चाह रहे थे, विच वाज नॉट पब्लिक बट विच वाज नॉट प्राइवेट, इट वाज समवेयर इन बिटवीन। एक कोहॉर्ट बेस्ड ब्लॉकचेन वो बनाना चाह रहे थे, जो कि मना कर दी गई थी। बट उसके अंदर एक लैंग्वेज लिखी गई थी जिसका नाम था मूव, और उस मूव लैंग्वेज का यूज करके फेसबुक के कुछ बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव्स ने मिलके एप्टोस चेन बनाई थी। एप्टोस चेन की दो प्रोस्पेक्ट्स हैं, एक तो ये कि ये मूव ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, दूसरा ये कि ये L1 है, और तीसरा ये कि इन्होंने जो फर्स्ट राउंड रेस किया था, वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे किया था। तो these were the three big things that happened in the Aptos ecosystem। ये तीन चीजें करने के बाद एप्टोस ब्लॉकचेन को बोला जा रहा था दैट इट विल नॉट बी इथेरियम किलर, क्योंकि वो तो सोलाना बोलते हैं लोग। इट विल रादर बी अ सोलाना किलर। ये मतलब लेयर 3 ऑफ किलर्स है, लेयर 1 इथेरियम, लेयर 2 सोलाना, और लेयर 3 एप्टोस। तो इट वाज पोर्ट्रेड एज अ सोलाना किलर, जिसमें बहुत सारे सोलाना के कुछ कुछ डेव्स, कुछ कुछ एप्लीकेशंस, कुछ कुछ डैप्स एप्टोस के ऊपर ऑलरेडी प्री कमिट कर चुके थे। और उन्होंने भी जैसा कि मैं आपको बताऊं, उन्होंने भी एक बहुत ही लंबा चौड़ा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बताया था। स्केलिंग प्रॉब्लम जो इथेरियम की थी, उनने ट्रायलेमा सॉल्व कर दिया था, और स्केलिंग प्रॉब्लम जो इथेरियम की थी उसको हटा के जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड टीपीएस वो क्लेम कर रहे थे, वो 1400 क्लेम कर रहे थे, 1400। तो जाहिर सी बात है, अगर सोलाना किलर कोई लेयर 1 ब्लॉकचेन आ रही है जिसको मूव ब्लॉकचेन पे बनाया, जिसके एग्जीक्यूटिव्स फेसबुक के इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और जिसके अंदर टॉप इन्वेस्टर्स A16Z से लेके पता नहीं कौन कौन सब लोग मिलके बनाना चाह रहे हैं, तो इट हैड एक्साइटमेंट। बट एक्साइटमेंट के कारण और हाइप के कारण इन्होंने जल्दी शायद मचा दी थोड़ी सी, एंड दे लॉन्च्ड एप्टोस मेननेट मे बी विदाउट द होल टेक बीइंग रेडी। क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो चेन है वो शायद 17 अक्टूबर को ही मेननेट लॉन्च हुआ था, ठीक है। इन्होंने कुछ कुछ टोकन एयर ड्रॉप भी दिया था कुछ लोगों को जिनने फॉर्म भरा था, मतलब आपने एप्टोस का फॉर्म भरा है तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। इस तरह से ये शायद विच इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ गिविंग एयर ड्रॉप्स। फॉर्म भर के, मतलब मैं तो वेब3 में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मैंने बस एक फॉर्म भर दिया जिसमें 100 तरीके के फॉर्म भर दिए, एंड आई गेट रिवॉर्ड्स। दिस आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स। कुछ लोगों ने लाइट लाइट नोड्स रन करे थे एप्टोस के, विच वाज द वे दे गॉट। मेरे एक दोस्त को 800 एप्टोस टोकन मिले, जो कि अभी 3.5 लाख रुपए के आसपास हैं। एट इट्स हाईएस्ट 7 लाख रुपए थे ये। बट क्या हुआ कि ये $14 से $60 पे एक ही दिन के अंदर डूब गया, उसके बारे में अब पढ़ते हैं।
एप्टोस वाज अ ब्लॉकचेन जो बहुत जल्दी में और बहुत हाइप के साथ बनाई गई थी। सोलाना वाज अ ब्लॉकचेन जो कि इथेरियम किलर था और जिसका टीपीएस बहुत हाई बता रहा जा रहा था और वो 8 बार बंद हो चुका था। और एप्टोस जो 1400 ट्रांजैक्शन टीपीएस बताना चाह रहा था, अभी उसका टीपीएस ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है, पहले लाइक इट वाज प्रॉमिसिंग नॉट 1400, सॉरी, इट वाज प्रॉमिसिंग 100 के टीपीएस ट्रांजैक्शन पर सेकंड। ये तो मतलब मेरे ख्याल से कोई डेटाबेस भी नहीं बोल सकता है। 100 के टीपीएस बताना चाह रहा था इन द फाइनल वर्जन। उसका अभी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड 4 है। ओह शिट! तो ऐसे ड्रॉप क्यों हो गया? तो और दे हैव रियलाइज कि कुछ प्रॉब्लम है, जो हमने मेननेट लाइव किया है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, और इसीलिए उन्होंने डिस्कॉर्ड जिस दिन एप्टोस चेन को लाइव किया और थोड़ा बहुत एयर ड्रॉप दिया लोगों को, उस दिन डिस्कॉर्ड 7-8 घंटे के लिए बंद कर दिया था। अभी भी कुछ ही चैनल्स हैं जो लाइव हैं। आप अगर चाहो तो खुद से कोई आरपीसी नोड नहीं चला सकते हो। मेरे को अगर कोई ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है, तो मेरे को एप्टोस ब्लॉकचेन की आरपीसी अपने मेटामास्क के अंदर इंपोर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद ही, या फिर मतलब कोई भी उसका खुद का जो वॉलेट है उसके अंदर भी आरपीसी का इंफॉर्मेशन इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। बट एप्टोस की कोई अभी यूजफुल आरपीसी ही नहीं है, विच इज अनदर वरिंग साइन इन द एप्टोस इकोसिस्टम। और तीसरी सबसे, और मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ यार कि ये जब भी लोग वेब थ्री के अंदर आते हैं तो ये कैश ग्रैब और मनी ग्रैब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम एप्टोस में भी दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये है, पर ऐसी हुँ। दिख रही है। और उसका रीजन ये है कि 80% ऑफ द एप्टोस टोकन सप्लाई इज स्टिल विद इन्वेस्टर्स, जो जिनने इन्वेस्ट किया था इसके अंदर, जिसको लाइक $1 बिलियन की वैल्यूएशन भी जिनने प्री सीड रेस कर लिया था एप्टोस ने, 80% ऑफ द सप्लाई इज स्टिल विद इन्वेस्टर्स। अब क्या होगा, जितना 19 या 18% जो मार्केट के अंदर है उसमें से भी कुछ उनके मार्केट मेकर के पास होगा, मेरे ख्याल से 10% से ऊपर रिटेल के पास नहीं होगा। तो जैसे ही रिटेल थोड़ा बहुत इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है मैं आपको थोड़ा बताऊं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एप्टोस ऐसा कर रहा है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो में रह के मेरे को थोड़ी चीजें पता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं और उसके इन्वेस्टर्स इसी को लेके काम करते हैं। एक चीज याद रखना, रिटेल सबसे कम पैसा बनाता है इन मार्केट्स के अंदर। कैसे बनाता है? वो ऐसा होता है कि इन्वेस्टर आपको नैरेटिव फेंकता है, जो टीम है वो आपको प्रोमिसेस फेंकती है, उसके बाद रिटेल को लगता है बिना पढ़े बिना समझे कि ये बहुत बड़ी चेन है, ये मेरा 100x अपॉर्चुनिटी है, इस टोकन को खरीदो। ठीक है, हाइप बना के टोकन खरीदवाया गया, $10 से $20 पे पहुंचाया गया, $20 पे उस रिटेलर ने खरीदा। जब हाइप बन गई, सबको समझ आ गया कि रिटेल को हमारा माल मिल चुका है, वैसे इन्वेस्टर डंप कर देता है। और क्योंकि उसके पास 80% ऑफ द सप्लाई ऑफ द टोकन है, तो रिटेल तो कहीं का कहीं जाता है, उनकी $20 की खरीद $2 पे आ जाती है। एंड दैट इज द हुँ। बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन क्रिप्टो राइट नाउ, जिसकी रेगुलेशन की जरूरत है। बहुत सारे उल्टे सीधे रेगुलेशन की बातें लोग कर रहे हैं, पर ये वाली जो चीज है उसके ऊपर रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। एंड इट रिमेन्स अ प्रॉब्लम। और अगर आप देखो एप्टोस का अगर टोकन इकोनॉमिक्स देखो, तो वो थोड़ा बहुत मेरे को तो पता है, मतलब आई वुड से इट्स, आई मीन इट्स समथिंग दैट रेजेस आईब्रोज। क्योंकि जो टोकन इकोनॉमिक्स है उसमें 67% रिमेन्स विद द फाउंडेशन, यानी जो टोकन बेयरिंग टीम है, जो टोकन लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग टीम है, 19 रिमेन्स विद द टीम एंड 13.5% रिमेन्स विद द इन्वेस्टर्स। तो आपने कम्युनिटी को क्या दिया भाई? आपने कम्युनिटी रेस क्या करवाया? बाइकॉनमी का जब ये मैटिक का जब आईईओ हुआ था, इनिशियल ऑफरिंग हुआ था टोकन का, तो कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। बाइकॉनमी का होता तो कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। यहाँ पे तो डायरेक्ट फाउंडेशन को कुछ दे दिया। टीम, मतलब टीम और फाउंडेशन इनिशियली सेम ही होते हैं, उसको हुँ। अच्छा खासा 70-80% दे दिया, इन्वेस्टर्स को 13-14% दे दिया, और बचा हुआ मार्केट में लॉन्च कर दिया। कोई भी आदमी जो कम्युनिटी के अंदर को टोकन खरीदने का या पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला। तो दिस रिमेन्स अ ब्यूरोक्रेटिक चेन एंड इट इज, आई वुड से, एक प्रॉब्लम इन द होल इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ एप्टोस ने कुछ गलत किया है, गड़बड़ किया है फाइनेंशियली, एंड आई डोंट गिव एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बट दिस इज हाउ द scheme of things have progressed in web3 for aptos right now.
जो कि एक बहुत ही हाइप्ड L1 ब्लॉकचेन थी। राइट। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि ये कोई पहली बार और आखिरी बार नहीं हुआ है। लोगों की जो ग्रीड है वो उन्हें ऐसा करने पे मजबूर करती है। और जैसे कि तुमने अभी ये बोला कि तुम्हारे दोस्त का मिनिमम जो उसके पास टोकन्स हैं 3 साढ़े 3 लाख के तो टोकन्स हो ही गए। तो फ्री मनी बेसिकली, नथिंग नथिंग मोर देन दैट। सो एटलीस्ट उसके पास उसको ही विल नेवर माइंड दैट अल्टीमेटली उसको फ्री पैसा मिला, फ्री मनी मिली। अ, और एक दिन एप्टोस हो सकता है कि जो गूगल फॉर्म पे एयर ड्रॉप दे रहे हैं, जिनकी टोकन उनकी ब्लॉकचेन से पहले आ गया, इतने तो यार बच्चे हम भी नहीं हैं कि इस इंडस्ट्री में इतना तो हम समझते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का क्या फ्यूचर है। अब जब ऐसे प्रोजेक्ट्स जब बंद होते हैं ना, तो ये बहुत आवाज से जैसे लॉन्च होते हैं ना, क्योंकि आज की डेट में जब एप्टोस ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे 3 दिन तक, एप्टोस ट्विटर पे मैं देख रहा था ट्रेंड कर रहा था, न्यूज बना रहा था। शायद ही ऐसा कोई न्यूज आउटलेट होगा जिसने उसको एप्टोस को कवर नहीं किया, और शायद ही कोई ऐसी एक्सचेंज होगी जिसने बिना ड्यू डिलीजेंस के, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने एप्टोस को लिस्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एप्टोस एक स्कैम है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसे प्रोजेक्ट्स बंद होते हैं, क्योंकि जिन्होंने एयर ड्रॉप में पैसा बनाया वो कंप्लेन कभी भी नहीं करेंगे। आपका दोस्त क्यों कंप्लेन करेगा? मैं कहता हूं कि आज 3.5 लाख के उसको 50,000 मिले। अरे 50,000 भी फ्री मनी है ना एट द एंड ऑफ द डे। एक गूगल फॉर्म भर के, और अगर आपको ये टोकन्स मिलते हैं और उनकी वैल्यू कुछ हो जाती है। प्रॉब्लम इस सिचुएशन में ये होती है कि जब ये बंद होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स मार्केट में, जैसे लूना। मैं ये नहीं कहूंगा कि लूना एप्टोस के लूना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया था, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट जब बंद होते हैं तो आवाज आती है। सिमिलरली जब एप्टोस जैसे प्रोजेक्ट जब बंद होंगे ना मार्केट से, तो यही मीडिया जो आज एप्टोस एप्टोस कर रहा है और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, और ये एक्सचेंजेस भाग जाती हैं। आप अगर एप्टोस का मार्केट कैप देखो तो अ, 54th सात है अभी, डॉलर 54th फिफ्टी है अभी। फोर्थ रैंक का क्रिप्टो गूगल फॉर्म पे आपको एयर ड्रॉप दे रहा है और टोकन इशू कर रहा है बिना ब्लॉकचेन को। ब्लॉकचेन का जो वादा था कि टीपीएस हम देंगे 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, आपको पता है 1 लाख ट्रांजैक्शन मैक्सिमम वीजा मास्टर कार्ड भी ना बड़े संभाल के क्लेम करते हैं। वीजा मास्टर कार्ड जो कि सेंट्रलाइज डेटाबेसेस है वो अचीव नहीं कर पाए। एप्टोस कह रहा है कि मैं डिसेंट्रलाइजेशन में इतना स्केल कर दूंगा। आप फिर 24,000 है वीजा मास्टर कार्ड का। 24,000। आप सोचो कि आप कंप्लेन नहीं करोगे अगर आप में से कोई भी वीडियो सुन रहा है और जिसको एप्टोस के टोकन्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली आप मेरे को बेवकूफ समझ रहे होगे इस टाइम, पागल है यार ये बंदा पागल है, इसको साला कुछ नहीं आता है, इसको ना बस पीछे पड़ना है। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए नहीं है ये वीडियो। ये वीडियो है जो एप्टोस की ये कहानियां सुन के अब एप्टोस के अंदर घुसेंगे। अब उसको $7.5 पे 1 लाख रुपए डालेंगे, उसमें 2 लाख रुपए डालेंगे, 50,000 का डालेंगे, फिर कहेंगे कि सर एप्टोस तो मार्केट से खत्म हो गया, हमारे पैसा डूब गया। कि उनके लिए ये वीडियो जो होना था ना एप्टोस में वो हो चुका है। अब अगर आप करोगे ना कुछ तो हो गया। ये फिर नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट के अंदर, लोग कहते हैं इसको रेगुलेट करो। कोई भी आता है अपना L1 उठा के वादे करता है, ये करता है, वो करता है। या तो फिर काम करके दिखाओ, या तो फिर आप उस लेवल की उस प्रोजेक्ट के अंदर उसका गिट हब है, उसका टेक्निकल लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उसके प्रोजेक्ट्स के टाई अप्स हो रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, पार्टनरशिप्स हो रही हैं, अंडर मेमोरेंडम साइन हो रहे हैं, पेपर साइन हो रहे हैं, अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, उसके ऊपर टेस्ट नेट पे कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, कितने डेवलपर इकोसिस्टम है, क्या उसकी पार्टनरशिप्स है, क्या उसके सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन है, क्या चीजें, टोकेनोमिक्स क्या है, इन्वेस्टर्स के पास कितना पैसा है, रोड मैप क्या है, कैसे ये अचीव करेंगे, टेक्नोलॉजी क्या है, लैंग्वेज क्या है, सिक्योरिटी मॉडल क्या है, कितनी नोड्स हैं, कितना डिसेंट्रलाइज है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, पीछे जो फाउंडर्स है उसका उसका क्या बैकग्राउंड है। अगर आपको ये सब चीजें में इंटरेस्ट नहीं है तो कृपा करके ब्लॉकचेन क्रिप्टो से एग्जिट मार दो आज ही की डेट में। आपके आपसे ना हो पाएगा। आप यही कहानियां सुन के क्रिप्टो में एंटर करते हो फिर नुकसान करते हो। मैं ज़्यादा इसमें एप्टोस के अंदर घुसना नहीं चाहता बिकॉज़ मेरे लिए ये जस्ट अनदर यू नो
एक डूम्सडे बनता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। Right. But like, let's hope that it is an L1 that is able to scale नो blockchains at सॉरी, levels इट वोंट। जो सर्वर भी नहीं कर सर पाते, इतना तो मैं भी सेंट्रलाइज्ड सर्वर भी नहीं कर पाते। इतने दिनों से हूँ, इट वोंट। आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन की तरफ। एसबीएफ हाँ, जो जो ये जो भैया है ना रेड टी-शर्ट में, घुंघराले बाल वाले, है ना? ये पहले थे जिन्होंने एप्टोस को लिस्ट किया था। मुझे ये समझ नहीं आता है, इनको पैसा कितना चाहिए लाइफ में? इनकी ग्रीड की कोई सीमा है? ये भैया इन्होंने पहले सोलाना के साथ चले, सोलाना और अचानक एप्टोस। भैया कितना पैसा चाहिए यार तुम्हें? अरे इतना क्या करोगे यार? क्योंकि जब तुम किसी टोकन को लिस्ट करते हो ना, सैम भैया, तो जो बाकी जनता है ना, उसको लगता है अरे सैम भैया ने लिस्ट कर दिया तो अच्छा ही होगा। और उसके बाद फिर तुम रेगुलेशन की बातें करने लग जाते हो कि हाँ, करंट रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए। तुम करना क्या चाह रहे हो? पहले तो तुम किसी भी को भी लिस्ट कर देते हो। उसकी फिर पब्लिक में जानकारी नहीं देते हो कि तुम लिस्ट कैसे करते हो? तुम्हारे पैरामीटर्स क्या हैं? और उसके बाद अचानक तुम रेगुलेशन की बात, तुम चाहते हो कि जनता को भी खुश करूं और इधर से सरकार को भी खुश करूं। सो बेसिकली ये इनका तरीका है और इन्होंने ये जो सजेशन दिया, अगर आप इसको पढ़ लो, क्या ये क्रिप्टो की थीसिस है जो इन्होंने सजेशंस दिए? वेरी वेरी लाइक वो मतलब वो सेंसरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ। विच इज लाइक पता नहीं मुझे। ओफैक्स उनके हिसाब से ओफैक्स सैंक्शन लिस्ट के हिसाब से ही दुनिया चलनी चाहिए। मतलब यूएसए ने ओफैक तो यूएसए का है ना। अगर चाइना ओफैक सैंक्शन लिस्ट को नहीं मानेगा तो मतलब ब्लॉकचेन कैसे चलेगा, ग्लोबल कैसे होगा? इंटरनेट ग्लोबल है, ब्लॉकचेन को ग्लोबल कैसे बनाएंगे? बट एज पर हिम ओफैक सैंक्शन लिस्ट को सारी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए। कुछ बातें जो उन्होंने लाइक स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सजेशन में अंदर डाली है, और वो ये है सबसे पहले तो दैट डीफाई शुड बी ओफैक्ड, यानी कि अगर आपको यूनिस्वैप यूज करना है तो आपको ओफैक सैंक्शन लिस्ट से अपना एड्रेस को बाहर निकालना पड़ेगा, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज ये कि जो फ्रंट एंड्स हैं उनको एक रेगुलेटरी लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी जो प्रोटोकॉल है वो तो डिसेंट्रलाइज हो सकता है, पर जो फ्रंट एंड है जैसे यूनिस्वैप प्रोटोकॉल है, यूनिस्वैप प्रोटोकॉल के ऊपर यूनिस्वैप का फ्रंट एंड बना हुआ है, तो फ्रंट एंड को एक लाइसेंस ब्रोकर बनना पड़ेगा ये काम करने के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये कि ऑन चेन फ्रीजिंग हो सकती है किसी भी एसेट की। तो दिस इज ऑल लाइक ही इज थिंकिंग अबाउट थिंग्स जो कि बहुत ही डूम्ड है मेरे ख्याल से। एज पर हिम centralization and decentralization should be real time, can query real time the list of sanctioned addresses to avoid transaction fund to accept funds from these addresses। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वैलिडेटर से पहले डायरेक्ट ऑर्डर लेता था और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करता था। अब क्या होगा कि ये जो चीज है वो पहले ओफैक सैंक्शन लिस्ट के पास जाएगा, वो क्वेरी करेगा कि ओफैक सैंक्शन लिस्ट के अंदर तो एड्रेस नहीं है, चलो ठीक है, फिर मैं अपना यूनिस्वैप का ट्रांजैक्शन उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये बहुत ही दिस इज अ पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन जहाँ पे ओफैक सेंट्रलाइज चीजें कर रहा है, which is like as per me not the correct way of doing things। तो this is bad for in general web3 lobbying, क्योंकि he has about given about $40 million to the US government इन इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल फंड, जो कि अच्छी बात है, वेब3 को और क्रिप्टो को प्रमोट करने के लिए देना चाहिए। पर वो आदमी अगर बोले कि यार सेंसरशिप बेस्ड ब्लॉकचेन को अब बना दो, डीफाई को अब बना दो, और जो मेरा एक्सचेंज है एफटीएक्स उसके जैसा ही डीफाई को बना दो, एक सेंट्रलाइज्ड वेब2 कंपनी टाइप बना दो, दैट माइट बी समथिंग व्हिच इज मच मोर कंसर्निंग। काशिफ। या एब्सोल्युटली। एंड देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ज्ञान देना आसान है और ये ज्ञान जो इसलिए दिया जाता है कि ना, ये जितने बड़े-बड़े सीईओज हैं एक्सचेंजेस के और ये ज्ञान सिर्फ इसलिए देते हैं, इनकी इससे एक पब्लिक इमेज बनती है और एक गवर्नमेंट के अंदर भी इनकी एक इमेज बनती है। मैं कहता हूँ कि ज्ञान हमेशा घर से शुरू होता है। एफटीएक्स ने एप्टोस को क्यों लिस्ट किया, मुझे ये बताए। यहाँ पे ये इस ज्ञान को उस पे अप्लाई करे पहले। क्या इतनी जल्दी थी उसको लिस्ट करने की? टेस्ट नेट पे कितनी कंपनीज थी उसके? मुझे बताओ।
मुझे ये बताओ कि टेस्ट नेट पे कितने प्रोजेक्ट्स थे एप्टोस के? मेन नेट पे क्या उसकी प्रोग्रेस थी? उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था? एयर ड्रॉप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया? टोकोनॉमिक्स क्या था? फिर तो किसी को भी लिस्ट कर दो ना यार, किसी को भी लिस्ट कर दो। ये जो 80% जो टोकन्स थे, ये इसी के इसमें से इसका कितना शेयर है? एसबीएफ के पास कितने हैं? अल्मीडा रिसर्च के पास कितने हैं? एफटीएक्स के पास कितने हैं? जब एफटीएक्स किसी चीज को लिस्ट कर देता है, तो होता क्या है कि दुनिया में फिर जितनी भी एक्सचेंजेस है, वो एफटीएक्स का बहाना बना के उसको लिस्ट कर देती है। आज ये 56th रैंक पे जो मार्केट कैप है ना एप्टोस का, सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी मिली, उसको रीच मिली है। आज उसको बाइनेंस, ट्रेड कर सकता है कॉइनबेस, एफटीएक्स तीनों एक साथ। तीनों ने। तो किसी एक ने जब कर देता है ना, तो दूसरी एक्सचेंजेस उसको बहाना बना देती हैं। मैं इन सारे खोखले ये जो पेपर ये जो लॉन्च करते हैं सजेशंस है, ये बकवास है मेरे लिए। क्योंकि ज्ञान घर से शुरू होता है। पहले तुम ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो। आज ये जो भोले-भाले लोग हैं, इनको आपने टेक्निकल जिनको पता नहीं होता है, एप्टोस ट्विटर पे ट्रेंड करा दो। 5 लाख रुपए लगते हैं ट्रेंड कराने के, पता है आपको? 5 से 7 लाख रुपए वहाँ खर्च कर दो और एप्टोस को ट्रेंड करवा दो। इधर से मीडिया आपके मीडिया हाउसेस में मेन हेडलाइन करवा दो, एप्टोस, मैं पागल हो गया 3 दिन तक यार। आप सोच रहे होगे कि काशिफ जी इतना क्यों बोल रहे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, मुझे अंदर से गुस्सा आता है इन चीजों। फेल हो गए हम लोग। जिसको देखो एप्टॉस की बात कर रहा है। और जिन्होंने पैसे बना लिए वो निकल जाएंगे, जिन्होंने नहीं बनाए वो फोमो करेंगे। वो क्या करेंगे यार, $14 से $60 आया, चल अब बाय कर लेता हूं। ये नहीं पता कि $60 पे भी वो महंगा है। जब किसी चीज के अंदर कुछ काम ही नहीं हो रहा, और वो ऐसा क्या कर रहा है जो इथेरियम नहीं कर रहा है या सोलाना नहीं कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उसके अंदर पैसा डालोगे। एनीवेज, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज कहानियां। रेगुलेशन की कहानियां वो लोग दे रहे हैं जो रेगुलेशन के चीथड़े उड़ा रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस सैम ब्रैंकमन स्टोरीज। फ्रीड मेड मोस्ट ऑफ हिज मनी बाय आर्बिट्रेशन, हाँ जी, जापान और यूएसए वाले। फिर वो बातें कर रहे हैं कि हम हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अबे क्यों होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? Anyways, moving forward with this, सबसे लास्ट और सबसे लाइक मोस्ट लाइक कंसर्निंग न्यूज ये है कि इथीरियम के अंदर 50% जो ब्लॉक्स हैं हाँ, वो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सेंक्शन ये मेरे इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट के का हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो एड्रेस है इथीरियम की वो फैक्ट सैंक्शन लिस्ट के तहत है, यानी कि आपने कभी टोर्नेडो कैश के साथ इंटरेक्शन किया, फिर टोर्नेडो कैश से किसी ने आपको पैसे भेज दिए, तो आपका जो एड्रेस है वो फैक्ट सैंक्शन लिस्ट के अंदर आ गया। अगर ऐसा है तो प्रूफ ऑफ स्टेक में इथेरियम के आने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन फाइनलिटी है आपके एड्रेस से वर्सेस एक नॉन ओफैक्ट सैंक्शनड एड्रेस से, उसमें 3 गुना का डिफरेंस हो सकता है। यानी वो 7 सेकंड में अगर फाइनल हो रहा है, जो कि इथेरियम की एक्चुअल फाइनलिटी है, तो ओफैक्ट सैंक्शन एड्रेस जो है वो 30 सेकंड में करीब करीब फाइनलाइज कर रहा है सेम ट्रांजैक्शन को। और उसका रीजन विद सेम गैस एंड एवरीथिंग, एंड उसका रीजन ये है कि जो 50% ऑफ द वैलिडेटर्स जो हैं इथेरियम नोड जो रन कर रहे हैं वो ओफैक सैंक्शन कंप्लायंट है 51%, एंड दैट्स प्रॉब्लमैटिक। सुन रहे हो? सुन रहे हो विनोद? क्या बोलत रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं भैया ये? हम तो कहत रहे हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने पे बर्बादी ही बर्बादी है भैया, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। अब देख रहे हो विनोद कैसी बातें कर रहे हैं ये। अरे इस कैमरे में देख के हंसो ना यार। बट उसके बट उसके सॉल्यूशंस जो है वो प्रपोज किए जा रहे हैं इथेरियम कम्युनिटी में। जैसे एक एसयूएवी है, सुआव, जो कि एक एमईवी एक्सट्रैक्शन, एमईवी यानी माइनर एक्सट्रैक्शन वैल्यू बॉट इकोसिस्टम है, जिससे लाइक ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस होंगे इथेरियम इकोसिस्टम इथेरियम वैलिडेटर्स को देने के लिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको मैं किसी दिन डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट हासू ने एमईवी के ऊपर ये जो सुहास है उसके ऊपर पूरी तरह से काम करके लाइक ही इज बीन इम्प्लीमेंटिंग दैट। एमईवी वाज अ प्रॉब्लम व्हेन प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ शिफ्ट हो रहा था इथेरियम, एंड द बिगेस्ट ब्रेन्स इन द इथेरियम इकोसिस्टम वर पार्टिसिपेटिंग एंड टेकिंग पार्ट इन द एमईवी प्रोसेस। तो एमईवी का जो फाइनल आउटपुट है जिसका नाम उन्होंने दिया SUAVE, सुआवे,
वो इस सेंसरशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्लेम कर रहा है। एमईवी बॉट्स कैसे ब्लॉक को इंट्रोड्यूस करके वैलिडेटर्स को देते हैं और वो कैसे सेंसरशिप रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा डिस्पाइट बीइंग इन यूएसए और एनी सैंक्शन कंट्री, उसको हम किसी दिन डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे को भी थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स और देखनी पड़ेंगी, बिकॉज एमईवी दुनिया का, या फिर मैं तो बोलूंगा ब्लॉकचेन का सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट है। यस, पर किसी दिन ये आपको पढ़ाएंगे जरूर इसके बारे में। कितना भी टफ हो, वेब3 की दुनिया में कवर होगा। आपको समझ आया तो अच्छा, नहीं आया तो 10 बार देखो। ऑलराइट, बट स्टिल MEV is trying to solve that, and that's the bottom line. But yes, as of now, Ethereum is on the verge of censorship. क्या एब्सोल्युटली, मतलब आप ये समझो ना कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे बिटकॉइन का नेटवर्क है, बिटकॉइन को नेटवर्क को इट रियली डजंट मैटर कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका हिस्ट्री क्या है, इट डजंट मैटर, आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका पुलिस रिकॉर्ड क्या है, बिकॉज वो एक टेक्नोलॉजी है। वो उसके वो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही है कि उसको अपना काम करना है, इट रियली डजंट मैटर कि आप कौन हो। ठीक है, और ये उसके इथोस में है, और ये अचीव हो पाता है प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू, राइट। और प्रूफ ऑफ स्टेक में जो वैलिडेटर्स हैं वो कौन है, वो ज्यादातर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, और आने वाले टाइम में तो वो बहुत बड़े बड़े बैंक्स भी होंगे। अभी तो कोई बैंकर नहीं है, बट जनरली वैलिडेटर्स अभी तक सारी की सारी बड़ी एक्सचेंजेस ही हैं। एक्सचेंजेस जनरली यूएस के अंदर बेस्ड हैं, तो यूएस के जो लॉज उनको कंप्लाई करना पड़ता है। और अभी तो यूएस की क्लैरिटी है, बाकी हर देश का अपना एक रेगुलेटर होगा, जहां जहां से भी ये वैलिडेट करना चाहेंगे। चाहे वो अमेरिका अगर ओफैक है तो ये चाइना में चाहेंगे तो चाइना में रेगुलेशन होगा, रशिया में होगा। तो बेसिकली आप ये लेके चलो कि जितने भी वैलिडेटर्स हैं वो रेगुलेट हो रहे हैं। रेगुलेट होने की वजह से उनको ओफैक की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ओफैक की गाइडलाइंस में ये है कि अगर कोई सैंक्शनड लिस्ट है, जैसे कि टोर्नेडो कैश से जुड़े हुए जो ट्रांजैक्शंस, जो वॉलेट्स हैं, अगर उनके द्वारा कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए भी आपके कंफर्म हो सकता है ना हो आपके ट्रांजैक्शन, राइट। तो उसमें जो जो ओफेक कंप्लायंट है वो जल्दी थ्रू हो जा रही है, जो ओफेक कंप्लायंट नहीं है तो वो कंफर्म नहीं हो रही, क्योंकि 51% जो वैलिडेटर्स हैं वो उसको वैलिडेट करेंगे ही नहीं उस ब्लॉक को जिसके अंदर आपकी जो वो ट्रांजैक्शन है जो कि ओफेक कंप्लायंट नहीं है। इससे क्या पता लगता है, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जब कभी आप खाते में पैसा जमा कराने चाहते हो और आप लाइन में लगे होते हो, तभी उस बैंक का जो सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है, राइट, महेश्वरी ज्वेलर्स, उसका अकाउंट जो है वो उसके अंदर है। तभी जो कैशियर होता है गुप्ता जी महेश्वरी को देखते हैं और कहते हैं, अरे महेश्वरी जी क्या हाल चाल है। वो कहते हैं, हाँ गुप्ता जी, अरे लाइन में क्यों खड़े हो यार, आगे को आओ। तो पूरी लाइन खड़ी होती है और महेश्वरी जी ऐसे जाते हैं, और वो गुप्ता कैशियर जी। गुप्ता जी जाते हैं महेश्वरी जी से हाथ मिलाते हैं, अरे ऐसा नहीं जाने देंगे, चाय भी पीजिएगा ना। अब लाइन में जो बाकी खड़े हुए लोग हैं वो देख रहे हैं, भाई ये महेश्वरी जी और गुप्ता जी कैसे कर रहे हैं, हम क्या यहाँ पे उल्लू हैं, बेवकूफ हैं जो ये लाइन बना के खड़े हुए हैं। और गुप्ता जी का काम महेश्वरी जी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शाम को महेश्वरी जी ने वाइफ के साथ ज्वेलरी लेने भी तो जाना है गुप्ता जी की दुकान पे। कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा करंट सिस्टम है जहाँ पे ये, अगर हम चीजों को जो हमारा करंट सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो कि विम्स एंड फैंसी पे चलता है, और जो जहाँ की जो चैलेंजेस हैं, अगर यही चीज अगर हमें डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे देखने को मिलेंगी तो व्हाट इज द डिफरेंस। और संदीप नैनवाल ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैंने, और अगर आपने वो इंटरव्यू सुना हो, मैंने और प्रणव ने एक सवाल पूछा था कि सर, जा तो रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पे, अगर वर्कआउट नहीं हुआ और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, सवाल पूछने में ना हमने 5 मिनट लगाए। और वो इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग था कि सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद। अरे आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, अगर प्रूफ ऑफ स्टेक काम नहीं करेगा तो प्रूफ ऑफ वर्क पे चले जाएंगे। गाइस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ स्टेक काम नहीं करेगा, प्रूफ ऑफ स्टेक काम करेगा। सुआवी जैसे जो चीजें हैं ये सॉल्यूशंस लेके आएंगे। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। ऑल द वेरी बेस्ट टू प्रणव एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू इथेरियम गाइस। हमारा वेब3 की दुनिया में काम ये है कि हम चीजों को उस तरीके से आपके सामने लेके आए जिस तरीके से
जो रियलिटी है, कोई होपियम नहीं। क्लियर है? बिल्कुल। वन और ग्रेट न्यूज़ इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ के बाद हमारे इंडियन लाइक हमारे वन ऑफ द गुड वेब3 पीपल ओजीज has founded a layer 1 blockchain known as Shardium. In this bear market, despite everything, they've been able to raise $18.2 million. एंड मैं ये बोलूंगा मतलब ये एप्टोस टाइप नहीं है, $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे रेज कर दिया, बट दे हैव डन अ गुड स्टैंडर्ड रेज जो L1 ब्लॉकचेन के हिसाब से कम है, बट बिकॉज दे आर मोर लाइक मतलब बट स्टिल दे हैव बीन एबल टू रेज बाय सम सिग्निफिकेंट पीपल इन द इकोसिस्टम, जिसके अंदर ट्रक क्रिप्टो है, जेन स्ट्रीट है, बिग ब्रेन होल्डिंग्स है, कॉइन गेको है और बहुत सारे हैं उसके अलावा। एंड देर आर अ फ्यू हु आर एंजल इन्वेस्टर्स एज वेल, जैसे बालाजी। बालाजी को किसी दिन लाते हैं यार पॉडकास्ट पे, काशिफ कराओ कुछ जुगाड़। गाइस कमेंट करो, बालाजी ऑन वेब3 की दुनिया शो, काशिफ। मैं उससे पहले 1-2 मैक्सिमलिस्ट को ले आता हूँ जरा बिटकॉइन और इथेरियम के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अजीत खुराना इज अ इन्वेस्टर, हर्ष हु इज आल्सो लाइक फाउंडर ऑफ ईपीएनएस इज अ इन्वेस्टर इन दिस, एंड few more good people are a part of this, like investor group. So I would say this is a good L1 step for the Ethereum and Indian ecosystem in Web3, because Nischal is involved in this. तो इंडियन इकोसिस्टम शार्डियम की मदद से ग्रो ही करेगा। आप अभी देखो कि अधिकतर जो ब्लॉकचेन्स हैं उनका, या फिर अधिकतर वेब3 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मे बी द ग्राफ एज वेल, सबका फोकस इंडिया में सिर्फ बैंगलोर है। वहां पे उनको लगता है सब डेवलपर्स हैं, बट शार्डियम समझता है कि असली जो डेवलपर्स हैं वो हमें अगर ब्लॉकचेन्स की अडॉप्शन बढ़ानी है तो टायर 2 सिटीज से बढ़ेगी, और इसलिए वो अच्छी अच्छी मीटअप्स भी कर रहे हैं। उन्होंने इंदौर में एक मीटअप की थी रिसेंटली, जिसमें मैं भी गया था। तो आई वुड से दिस इज अ गुड स्टेप फॉर द इंडियन वेब3 इकोसिस्टम इन जनरल, एंड कांग्रेचुलेशंस टू शार्डियम। हम्म स्पॉन्सर्स काशिफ। सो यार हमारे स्पॉन्सर्स, हमने आइनरी को तो डिटेल में कवर करा ही, और हमारा जो दूसरा स्पॉन्सर है वो है ईपीएनएस, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, जो कि अब पुश प्रोटोकॉल हो गया है। तो ईपीएनएस से अब वो पुश हो गया है, और अब दुनिया में जितनी भी डैप्स बन रही है उनसे जो भी कम्युनिकेशन जो लेयर है, जो उनसे नोटिफिकेशंस आएंगी वो पुश के थ्रू आएंगे। और पुश एक डिसेंट्रलाइज्ड चैट मैकेनिज्म भी है कि आप वॉलेट टू वॉलेट चैट भी कर सकते हो, और वॉलेट टू वॉलेट आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो। तो एक बारी जाके आप पुश के साथ इंटरैक्ट जरूर करिए, अपने मेटामास्क वॉलेट से कनेक्ट करिए एंड ट्राई टू एक्सप्लोर द इकोसिस्टम। ऑलरेडी 60,000 लोग जो है वो सब्सक्राइबर हैं, 100 से ऊपर डैप्स हैं, 17 मिलियन के करीब जो नोटिफिकेशंस रिसीव की जा चुकी हैं लोगों के द्वारा। सो ऑलरेडी लोग काफी एक्साइटेड है और लोग काम कर रहे हैं पुश प्रोटोकॉल के साथ। So with this बहुत thought, अच्छी। I think it was an amazing show, and without taking much of a time, wishing you once again a very happy Diwali, a safe Diwali, and आपको भी प्रणव, मिठाई आप मेरी भेज देना। गिफ्ट आपने दिवाली का मुझे भेजा नहीं। हंसने से कुछ नहीं होगा, कोशिश करिए कि इंदौर का कुछ अच्छा सा कुछ चीज भेज दीजिए। इंदौर के तो इतने खाने मशहूर हैं, छप्पन भोग मशहूर है। मैं इंतजार करूंगा आपका कि आप मेरे एड्रेस पे कुछ ना कुछ भेजेंगे। बिल्कुल ऑन योर एप्टोस, वे। एप्टोस नहीं, एप्टोस मत भेजिएगा, बाकी कुछ भी भेज एपीटी टोकन आपके वॉलेट अकाउंट में भेज दिए जाएंगे, चलिए या गाइस, फिर अगर वीडियो पसंद, हाँ, टोर्नेडो कैश के साथ एक इंटरेक्शन करने के बाद एक ईथ छोटा सा आपके एड्रेस में भेज दिया जाएगा, ताकि जो 7 सेकंड में फाइनलिटी हो रही है वो 30 सेकंड में हो। बट एनीवेज दैट्स फॉर द जोक, वील डेफिनेटली सेलिब्रेट अच्छा दिवाली एंड जोक नहीं था वैसे तो, बट चलिए। गाइस कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का शो। विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली, और लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करते जाइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।